integrate it, add wings to your career. नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। लास्ट क्लास में हमने विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तक समझ लिया था। अब इस लेक्चर में डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी यूनिट्स, उसके डायमेंशन और टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट दोनों पे वो समझेंगे। ये जो पार्ट है, ये जब इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे क्वेश्चन किसी न किसी एक शिफ्ट में तो आएगा ही आएगा। एसएससी एग्जाम शिफ्ट में होता है तो एक शिफ्ट में ये एक या दो क्वेश्चन इसके चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। रिपीट होता है, रिपीट मोड में रहते हैं इसके क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। हमने डायनेमिक विस्कोसिटी का पता कर लिया था, क्या है उसका डेफिनेशन, क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये ठीक है। और ये जो म्यू है यहाँ पे ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। इसकी यूनिट्स एमकेएस और सीजीएस में एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और उनमें दोनों में रिलेशन क्या है वो क्वेश्चन का वो क्वेश्चन बनता है, और इसकी डायमेंशन का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखो ये क्या है, शीयर है, शीयर स्ट्रेस है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये वेलोसिटी, और ये क्या है, ये है लेंथ, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसकी होगी मीटर। तो म्यू की यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम हो गया। इसको यूनिट्स रख के इसकी जो एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस में ये हो गया इसकी यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका, प्रेशर या स्ट्रेस का होता है, तो उसको पास्कल भी, ये पास्कल भी होता है। तो यूनिट जो है म्यू का यूनिट एमकेएस में पास्कल इंटू सेकेंड, ये भी हो गया, ये भी एमकेएस में ही है। तो एमकेएस में दो यूनिट है इसकी, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है पास्कल इंटू सेकेंड। अब सीजीएस में देखिए, सीजीएस में ये हो गया एमकेएस में। अब सीजीएस में देखिए, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है पोइज। एक पोइज इक्वल्स टू, ये इसका रिलेशन बताऊंगा मैं, एक पोइज इक्वल्स टू बताऊंगा, अभी आप इसको समझिए। पहले इसको मैं म्यू की यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को मैं न्यूटन को ये लिख सकता हूं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट्स का खेला, आपको ये चीज़ बेसिकली 11th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ पता है। और ये हो जाएगी किलोग्राम ये निकल के आई इसकी यूनिट। इसको और बेसिक में इसको रख लिया क्योंकि न्यूटन तो है, फोर्स का है, तो इसको बेसिक में यूनिट्स में इसमें आ गया, इसका यूनिट आ गया किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर, डिवाइड बाई सेकंड हो गया। तो इसको जो ये पोइज जो है वो सीजीएस में है, वो आता है, ये आता है ग्राम में। किलोग्राम को यहां ग्राम कर देते, मीटर को यहां सेंटीमीटर कर दो इंटू सेकेंड। एक पोइज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, यह है एक पोइज। तो एक तो एमकेएस में यूनिट कौन सी है, एक सीजीएस में यूनिट कौन सी है, पोइज होती है, जो 1 ग्राम, ये इसके बराबर, ग्राम बाई सेंटीमीटर सेकंड के बराबर इसके इक्वल होती है। अब ये देखिए, आपको ध्यान नहीं होता इसमें, देखिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी में आता है पोइज, जो यूनिट है पोइज बंदे ने बताया था सीजीएस यूनिट में, तो इसका पोइज उसी के नाम पे रख दिया है। और जो काइनेटिक विस्कोसिटी में आएगा उसमें आता है स्टोक्स, तो वो कंफ्यूज हो जाता है।
है ना। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गलती से विस्कोसिटी डायनेमिक का काइनेटिकल वाला देते हैं, काइनेटिक का डायनेमिक वाला लगा देते हैं। तो आपको इसको याद रखना है ऐसे डीपी, आपको याद रखने के लिए रखो डीपी। आप डीपी चेंज करते रहते हैं ना बार बार, तो वही है डीपी। डायनेमिक से पोइज आ गया, बिल्कुल याद हो जाएगा, डायनेमिक से पोइज आ गया। और ये एमके सिस्टम में आपको पता है, ये निकाल को सोल्व करके इसको निकाल लो, अगर याद नहीं रहे तो आपको ये वैसे भी आपको याद है, ठीक है। तो ये आपको रखना है डीपी, डायनेमिक से पोइज में आ गया। अब ये देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो मैं इसको यहां से बताइए, देखो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को मैंने लिखा किलोग्राम इंटू मीटर किलोग्राम, ये लिख दिया मैंने। और इसको मैं लिख दूं ग्राम में, इसको चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, ये आ गया 10⁻²² सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। ये कितना हो गया, ये हो गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। ये क्या है, ये न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये जो है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है अपना पोइज, ये हो गया पोइज। तो या तो ये बोल दो 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पोइज, या 1 पोइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन टू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये देखो ये आपको ना काम आएगा कहां पे, 1 पोइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वन पोइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपको काम आएगा। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एमकेएस में सीजीएस में यूनिट दे दी और एमकेएस में आपको आंसर पूछ लेगा, और वो एमके सीजीएस में इसमें यूनिट दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पोइज में लिख के दे देगा म्यू की वैल्यू, और जो आगे का जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको एमकेएस में आंसर पूछ लेगा। तो आपको उसके रिलेशन जो है पता होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रख लें, सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, और या फिर आप इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक के, एक तो इसकी एमकेएस में यूनिट, एक सीजीएस में यूनिट, और एक जो है आपको ध्यान रखने के लिए क्या है, डीपी डायनेमिक विस्कोसिटी है, उसके लिए पॉइज ने बंदे ने बताई थी सीजीएस में, तो ये हो गई, ये हो गई इसकी यूनिट। अब करते हैं इसकी डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन, यूनिट हो गई इसकी, अब डायमेंशन। डायमेंशन में अपने लिख दिया था किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर इंटू सेकेंड। अब इसको लगा सकते हो, ये क्या हो गया, ये m, ये l और ये t, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m, इसको मैं ऐसे लिख दूं m l - 1 t - 1, ऐसे लिख सकता हूं। ये होगी इसकी डायमेंशन, m l - 1 t - 1 विस्कोसिटी की। अब ये देखिए मैं इसमें से बताना क्या चाह रहा हूं, तो ये डायरेक्टली डायमेंशन का पूछ लेता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, या फिर स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले में होता है कि ट्रू है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो उनमें एक इसकी यूनिट लिखा होगा और एक लिखा होगा डायमेंशन। ये है कि ऑप्शन में ये करेक्ट है ऑप्शन, या सही है या गलत है, ये पूछेगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें देखिए ये इसमें आ रहा है मास, इसमें डायमेंशन में आ रहा है मास, तो इसी वजह से इसका नाम जो है ये यहाँ पे डायनेमिक पड़ा है, डायनेमिक पड़ा है। आगे काइनेमेटिक पढ़ेंगे, उसमें मास जो यूनिट में जो इसके डायमेंशन में जो है वो मास नहीं आता है, इसलिए उसका नाम डायनेमिक नहीं है। तो इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, और अब नेक्स्ट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आप एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप बच जाएगा। दूसरा है नेक्स्ट अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी।
सिटी। इसको फॉर्मूले से बता दूंगा आपको। इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू इक्वल्स टू म्यू डिवाइड बाई रो। न्यू मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू म्यू डिवाइड बाई रो। म्यू ये डायनेमिक विस्कोसिटी, रो डेंसिटी है। तो अगर डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो एक ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक मैथमेटिकल फॉर्म में बताया है। और वैसे इसका जो मीनिंग है वो विस्कोसिटी सेम ही है, बस इसमें जो टर्म जो है वो मास की टर्म नहीं आती है, इसलिए इसको काइनेमेटिक रख दिया है। उसमें डायनेमिक में मास की टर्म आती है, डायमेंशन में सिर्फ उसका नाम डायनेमिक है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। अब यूनिट तो चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी। देखो यूनिट देखो क्या हो जाएगी चेंज, यूनिट। पहले एम केस में देखें तो एम केस में देखो ये अपन को यहाँ इसका पता है सीधे सीधे क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आगे लिख दूं मैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ये किलोग्राम, और इसको सोल्व कर लो। ये बच जाता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि आपको याद रखना है। ये एमकेएस में हो गया। ये एक क्वेश्चन है अपने आप में कि आपको सीधे डायरेक्ट याद रखना है, और नहीं हो तो आपको उसको सोल्व करके ऐसे ये जैसे मैंने किया है, आप भूल जाएं तो ऐसे कर लेना, लेकिन नहीं सही तो आपको यही रहेगा कि आप उसको याद रखें। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अब सीजीएस में देख लें, सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 1 स्टोक्स। ये स्टोक्स ने दिया था, तो ये सीजीएस में स्टोक्स ने बताया, इसको स्टोक्स ने बताया था, तो सीजीएस में इसके नाम से रख दिया 1 स्टोक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और दोनों में रिलेशन है तो 10⁻⁴ का आ जाएगा, 1 स्टोक्स इक्वल टू, इन दोनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये चीज हो, एक तो इसकी यूनिट हो गई एमकेएस में और सीजीएस में। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बचा, डायमेंशन। डायमेंशन जो मैंने बताया था वो पार्ट देख लो। डायमेंशन सीधे से कुछ क्वेश्चन में पूछ ले, या फिर मैं ये चीज प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये इसमें मास का टर्म नहीं आता है। देखो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या है, L-2, L+2 में, और इंटू T-1, और ये T-1। मास का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसका नाम काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। उसका बेसिक मीनिंग वही है, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट और एक डायमेंशन, दोनों के बारे में अपने चर्चा कर ली। इस पे दोनों पे क्वेश्चन होता है, स्टोक्स पूछ लेगा कि किसका यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है या डायनेमिक का है, और सेम ही उसके दोनों के बारे में पूछ लेगा। तो आपको कंफ्यूजन रहता है, मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। डीपी याद रखें, डीपी डायनेमिक विस्कोसिटी से हो जाता है बस। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन बोथ दीज विस्कोसिटीज। तो पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए इससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। फ्लूइड कौन सा, लिक्विड एंड गैस, दोनों पे विस्कोसिटी का कोज क्या है। दोनों में लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, लास्ट क्लास में बताया था आपको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और या फिर उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेज। और जो गैस में रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये जो है उसको, चीज को लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको यहां पे अप्लाई करेंगे, उसका यूज होगा। देखिए अभी क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है मैं दोनों पे देख लूं। यहां पे लिक्विड लिख दिया मैंने, यहां पे मैं लिख दिया गैस, ठीक है, यहां पे दोनों
पहले देखो म्यू को देख रख दूं, ये न्यू दोनों केस में म्यू और ये न्यू, म्यू में ये होता है, ठीक है। अब देखिए लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं, मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, मैं इंक्रीज कर रहा हूं टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, फ्लूइड के जो फ्लूइड मतलब कि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। क्यों दूर दूर जाएंगे, तो उनके बीच का जो कोजी फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो कमजोर हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो इसकी विस्कोसिटी, कौन सी, डायनेमिक विस्कोसिटी, वो कम हो जाएगी। तो ये इस पे इन्वर्सली इफेक्ट करता है। तो इसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। मैंने बताया था ना आपको, इसका कोज ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कमजोर होंगे, उसकी वजह से म्यू की वैल्यू कम होगी। सही है। अब देखिए म्यू की बात करिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करिए। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज। अब नीचे क्या है, रो, डेंसिटी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी क्या होगी, फ्लूइड पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर हो रहे हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब बताओ कि कैसे पता चलेगा, अब इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, लेकिन म्यू की वैल्यू जो है टेम्परेचर ये ज्यादा अफेक्टेड होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा कम होती है। मतलब ओवरऑल जो चेंज है म्यू में, ओवरऑल जो चेंज है म्यू में वो डिक्रीज का होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे म्यू और न्यू दोनों की वैल्यू, काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड के केस में दोनों में ही डिक्रीज होती है। ठीक है, ये पार्टों का ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है। लिक्विड के केस में हो गया पहला पार्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब नेक्स्ट है अपना गैस। देखिए गैस में कोज ऑफ विस्कोसिटी क्या है, रैंडम मोशन। मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा या घटेगा, रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो म्यू की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये दोनों ही प्रोपोर्शनल हो गए एक हिसाब से देखो तुम। और इस केस में देखो म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और रो की वैल्यू ऑफकोर्स कम होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करते दूर दूर हो जाएंगे तो ऑफकोर्स कम होगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो गैस के केस में डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों ही टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती हैं, जबकि लिक्विड केस में दोनों ही डिक्रीज होती हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये बार बार रिपीट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो क्वेश्चन ज्यादा आता है प्रेशर के इफेक्ट की वजह से ज्यादा इसकी तुलना में। तो ये आपको क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सेम का सेम ही उसी मेथड में मैं बताता हूं आपको। देखो लिक्विड गैस, म्यू 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 ये न्यू। लिक्विड पे प्रेशर देखो, जो डायनेमिक विस्कोसिटी उस पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, तो वो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड पे ज्यादा चेंज कुछ नहीं होता है, ये रिमेन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आप याद करो, आप लास्ट क्लास में मैंने लिक्विड को क्या बताया था, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बताया था। तो इसका मतलब क्या था, रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये भी एक कांस्टेंट है, ज्यादा चेंज नहीं होती इसलिए कांस्टेंट रखो। तो ये ओवरऑल म्यू भी, ये भी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर का इफेक्ट डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे कुछ नहीं होता, ये कांस्टेंट रहते हैं।
किसकी वजह से? इसमें तो ये डायनेमिक कांस्टेंट रहता है और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है लिक्विड, इसकी वजह से ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए। अब गैस के केस में करो, गैस में न्यू, ये इस पे भी ज्यादा, गैस पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट। डायनेमिक विस्कोसिटी पे प्रेशर, गैस के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी का प्रेशर के केस में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ठीक है। रो, अब देखो गैस के केस में ऐसा कुछ नहीं बोला था कि हर केस में ही ये जो गैस है वो इनकम्प्रेसिबल होगा। क्या नोट में क्या लिखा था कि मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से 0.3 उसका जो है लिमिट है, 0.3 से कम हो या फिर उसकी इक्वल हो तब तक ये इनकम्प्रेसिबल होगा, उसके अलावा जो है ये गैस जो है इनकम्प्रेसिबल नहीं होती है। तो ऐसा केस नहीं हो तो ये क्या होगा, इसके लिए देखो क्या होता है, ये चेंज होगा। कैसे होगा? गैस के लिए अपन जानते हैं P = ρRT, ठीक है। अब P प्रेशर जो अभी अपन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वो इसके प्रोपोर्शनल हो गया रो के। तो जैसे ही P को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उस हिसाब से ही म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मैंने P को इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, तो P को इंक्रीज किया तो रो की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ आ गए? तो क्योंकि गैस के केस में P = ρRT एक इसका जो है ये रिलेशन है, तो उस हिसाब से अपना निकल के आ गया ओवरऑल, क्योंकि म्यू जो है कांस्टेंट है, रो की वैल्यू प्रेशर बढ़ाने पे रो की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो काइनेटिक विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो गई। तो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी पे दोनों में ही अपन ने पढ़ लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें। और ये पार्ट है इस चैप्टर का, इस यूनिट का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट हो रहे हैं हर साल। तो ये कर लो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन फ्लूइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो एक टर्म आती है रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन फ्लो। मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं उनकी स्टडी फ्लो में वो रियोलॉजी के अंडर में आती है, ठीक है। तो रियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड है उसकी स्टडी की जाती है। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड कौन से हैं? देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड वन बाय वन पढ़ेंगे। मैं एक बार बताता हूं कौन कौन से हैं। देखो इसमें है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो कहीं नहीं होता है, आइडियल फ्लूइड उसकी कुछ कंडीशंस है वो अपन को याद रखनी है। और उसके बाकी जो बचे हैं वो सारे रियल फ्लूइड हैं जो उसको अपन कंसिडर करते हैं। बाकी कौन से बच के? न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, विस्को इलास्टिक फ्लूइड। तो अपने मेन जो काम के हैं वो हैं न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन और आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस आ जाती हैं, वो क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड देखिए आइडियल फ्लूइड है, आइडियल नाम से पता चल रहा है। आइडियल फ्लूइड में क्या होगा? आइडियल फ्लूइड में होता है उसका फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो। लिक्विड में या फिर ये मैं सही बोलूं तो फ्लूइड में फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जीरो हो, विस्कोसिटी जीरो हो तो कंडीशन बता दूं, फ्रिक्शनलेस। इसका मीन हो गया इनविसिड। ब्रैकेट में लिख दूं म्यू की वैल्यू जीरो। दूसरी कंडीशन होती है कंप्रेसिबिलिटी, वो जीरो, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इनकम्प्रेसिबल।
बीटा की वैल्यू 0। दोनों टर्म पढ़ चुके हैं। विस्कोसिटी की वैल्यू 0 अपन समझते हैं क्या है, बीटा की वैल्यू 0 समझते हैं अपन क्या है, पढ़ चुके हैं। तीसरी कंडीशन, नो सरफेस टेंशन। मीन्स कोहेजन इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन होती है आइडियल फ्लूइड की। ये देखो क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये या तो ट्रू फॉल्स वाले आ जाता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, या तो ये आ जाता है, यह पूछ लेता है कि इसकी कौन कंडीशन कौन सी ये सही है। इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो आपको ना ये चीज आपको समझ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके में प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे आ रही है, इसमें सरफेस टेंशन नहीं हो, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है, एक कोहेजन का मतलब क्या है। तो वो उसके लिए उसको ना वहां के लिए रख लो, मैं वहां समझा दूंगा। कोहेजन से आता है सरफेस टेंशन, इसलिए सरफेस टेंशन नहीं है मतलब कोहेजन 0 है, तो वो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो उसको ग्राफ से समझ लो। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है, पक्का क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट मैं कवर करके चल रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं कवर करके चल रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में, यूनिट के लास्ट में आपको अच्छे से बता दूंगा एक बार कौन से 5-7 क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब देखो इसको ना, ये समझो, क्योंकि इसका कर्व भी पूछ लेता कि ये कर्व ये किसका है, या फिर वैसा वर्षा पूछ लेता है कर्व किसका है, कर्व क्या हो, कौन सा होगा। देखो ये टाउ है और ये जो है du/dy। अपन जानते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy। इस केस में म्यू की वैल्यू 0 बोला इसने, इनिशियल फ्रिक्शनलेस। तो टाउ क्या, टाउ की वैल्यू 0, टाउ की वैल्यू 0। तो ये कर्व जो है इसका ऐसे बनता है। म्यू की वैल्यू 0 और टाउ की वैल्यू 0। समझ गए? तो अपना आइडियल फ्लूइड हो गया है, 3 कंडीशन और ये कर्व। नेक्स्ट करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। देखो नाम से पता चल रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड कौन क्या होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है। उसका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको ओबे करने वाला ऐसा फ्लूइड वो कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये अपन को पता है, ये ठीक है। अब ये y इक्वल्स टू mx का इक्वेशन है, तो उससे मैं बना दूं कंपेयर करके बना दूं y एक्सिस पे टाउ और x एक्सिस पे du/dy। और जो इनमें रिलेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 0 से स्टार्ट होगा और ये बन गया स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये आ गया अपना न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ऐसा। और इसकी जो स्लोप है कर्व की वो है म्यू, y टाउ x du/dy m जो कि स्लोप होती है वो हो गई म्यू। समझ आ गया है आपको? तो देखिए इससे समझ गया है अपन को, ये समझ आया जो म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी है वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, किसी एक फ्लूइड की बात कर रहा हूं, फिक्स एक फ्लूइड ले लिया अपन ने, उसकी वो कांस्टेंट होती है। किसी एक फ्लूइड के लिए डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में उसकी कांस्टेंट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, जबकि टाउ शियर स्ट्रेस वो डिपेंडेंट होता है du/dy पे। अगर du/dy की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसी हिसाब से टाउ की वैल्यू भी डिक्रीज या इंक्रीज होती है।
समझ गए? तो इसके ये तो इसका इम्प्लीकेशन था, क्योंकि ये आपको म्यू जो है वो इसकी कांस्टेंट है गिवन फ्लूइड के लिए, एक तो ये चीज है। और टाउ की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, टाउ की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, डी यू बाई डी वाई पे, प्रोपोर्शनल है ऑफ कोर्स। और आपको इसके ना दो चीजें ही पता चल गई। एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल भी पूछता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, इस नोटोनियल फ्लूइड, वाटर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एयर एटसेट्रा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो इसके एग्जाम्पल एक याद रखना है, इसकी म्यू जो है वो विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, स्लोप है वो कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट होती है, वो आपको याद रखना है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट करते हैं अपन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि थोड़ा लेंथी पार्ट है। चलो करते हैं नेक्स्ट। आपको इसका एग्जाम्पल जो है वो याद रखने हैं, अलग अलग पूछ लेता है कि ये किसके, अभी देखो अभी तो एग्जाम्पल आया है इसका, नेक्स्ट अभी जो एग्जाम्पल आएंगे ना तो कंफ्यूजिंग बहुत होता है कि कौन से क्या किस में रख दिया। तो आपको ये आंसर याद रखना है इसका, कौन से का एग्जाम्पल कौन सा है, वो बहुत सही करने के लिए। देखो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नाम से आपको पता चल रहा है ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करेगा, नाम से पता चल रहा है। अब फिर वो होगा क्या, फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्म होगा टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई रेज़ टू पावर एन इंटू, इस फॉर्म में होता है। ये इंडेक्स फ्लो बिहेवियर, इसका क्या मीनिंग होता है अभी बताता हूं। ये कोई कोफिशिएंट है, इंडेक्स कोफिशिएंट है, ऐसे इंडेक्स एन जो है वो इंडेक्स फ्लो बिहेवियर। न्यूटोनियन फ्लूइड था, उसमें क्या था, एन की वैल्यू यहां पे एक थी और ए की वैल्यू म्यू थी, यही तो चेंज था। जबकि यहां पे नॉन न्यूटोनियन में ये प्रोपोर्शनल का साइन नहीं आता इसमें, क्योंकि इसमें जो एन की वैल्यू है वो 1 नहीं होती है, यहां पे लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, उस हिसाब से वो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एन की वैल्यू पे। अब देखो मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊं तो इसका अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो आता है टाइम इंडिपेंडेंट, दूसरा है टाइम डिपेंडेंट, देखो नाम से पता चल रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से पता चल गया, लेकिन क्या देखो ये नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट में उस फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, टाउ जो है शियर स्ट्रेस वो कांस्टेंट रहना चाहिए। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए टाउ को शियर स्ट्रेस को कांस्टेंट रखते हुए टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है, जबकि डिपेंडेंट में चेंज हो जाएगी, इतना ही फर्क है। इंडिपेंडेंट में विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है उसकी टाइम के साथ में, लेकिन कंडीशन साथ में क्या है, अपने टाउ को चेंज नहीं किया है, शियर स्ट्रेस को चेंज नहीं किया है। यह आपको मैं समझाऊंगा आगे, दोनों में डिफरेंस पूरा पढ़ने के बाद में अच्छे से बताऊंगा, एग्जांपल देके बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल वाला। अब पहले अपन पढ़ लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, उसके बाद पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं अपन। टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंड, इसमें दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। इसमें देखो मैंने फॉर्म तो क्या लिखा था, टाउ इक्वल्स टू
म्यू टाउ इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी पावर एन, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी ये फॉर्म होगी टाइम इंडिपेंडेंट की। इसमें होते हैं तो पहला सूडोप्लास्टिक, दूसरा है डायलेटेंट, डायलेटेंट, इन दोनों को मैंने साथ में लिखा है, इसकी कंपैरिजन के साथ में मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा आपको देखिए, मैं इसको और ऐसे लिखूं, a इंटू डी यू बाई डी वाई रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी वाई लिख सकता हूं। मैंने 1 एक साइड में रख दिया, इसकी पावर जो है 1, मैंने एक इसको अलग करके रख दिया। इसको मैं म्यू अपरेंट बोल दूं, म्यू अपरेंट, तो ये होगा म्यू अपरेंट इंटू डी यू बाई डी वाई। ये इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैं अभी देखो कर्व बनाने वाला हूं, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं उसका। ये देखो सूडोप्लास्टिक और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें एन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, ये जो एन है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसमें एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। मैं इसका कर्व बना दूं आपको तो वो समझ आओगे आप अच्छे से। ये टाउ है, ये अगर मैं डी यू बाई डी वाई रखूं यहां पे, देखो इस फॉर्म में बताऊं मैं, यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो चार्ज 0 से होएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो लेस देन 1, फॉर एग्जांपल मैंने रख रहा हूं कि n की वैल्यू हाफ रख लो, तो जैसे ही इसकी वैल्यू में जितना इंक्रीमेंट आएगा टाउ की वैल्यू में उससे कम इंक्रीमेंट आएगा, तो इंक्रीमेंट तो आएगा उसके प्रोपोर्शनल में लेकिन कम आएगा। तो इसका कर्व देखो, कर्व इसका ऐसे आता है, इसका कर्व, इसका कर्व सूडोप्लास्टिक का कर्व ऐसे है। सेम मैं इसकी बात करूं डायलेटेंट की, डायलेटेंट के केस में क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखूं, कोई भी वैल्यू स्क्वायर हो गया, जैसे n की वैल्यू 2 होगी तो स्क्वायर हो गया डी यू बाई डी वाई। तो जैसे ही डी यू बाई डी वाई की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगा टाउ की वैल्यू में उससे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, उसका स्क्वायर का इंक्रीमेंट होगा। देखो तो ये ऐसे ऐसे कर्व इसका ऐसे आएगा। ये है अपना सूडोप्लास्टिक, ये है अपना डायलेटेंट, दोनों का कर्व हो गया। अब ये देखो अपन जस्ट थोड़े देर पहले ही पढ़ा था कि जो कर्व है टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई, उस पे स्लोप है वो क्या बताती है अपन को, म्यू बताती है। म्यू मतलब कि विस्कोसिटी बताती है। वहां पे क्या था, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी थी, विस्कोसिटी कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पे क्या है, विस्कोसिटी चेंज हो रही है यहां पे, इसलिए मैंने म्यू उसको अपरेंट लिखा है। तो स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप पता चलेगी उससे यहां पे टेंजेंट खींचने पे। यहां पे देखो मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, यहां पे टेंजेंट खींच रहा हूं, मैं यहां पे टेंजेंट खींच रहा हूं, तो स्लोप जो है देखो, स्लोप क्या हुआ, स्लोप पहले ज्यादा था फिर कम हुआ फिर कम हुआ, स्लोप कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है। म्यू अपरेंट जो है ये है म्यू अपरेंट कम होते जा रहा है। जैसे जैसे डी यू डी वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो म्यू अपरेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इससे क्या मतलब निकला, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड, शियर थिनिंग फ्लूइड। स्लोप कम होती जा रही है मतलब म्यू अपरेंट कम होती जा रही है, तो ये शियर थिनिंग फ्लूइड कहलाता है। सेम इसमें भी अपन इसकी स्लोप बताएं तो क्या आ जाएगी, इसकी ऐसे टेंजेंट खींच दी, इसकी फिर टेंजेंट खींच दी ऐसे, फिर यहां पे टेंजेंट खींच दी। देखो टेंजेंट जो है खींच रहे हैं, वो स्लोप देखो, स्लोप
बढ़ती जा रही है। यहाँ इस केस में म्यू अपेरेंट जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो ये इस फ्लूइड को बोलते हैं shear थिकनिंग फ्लूइड, थिकनिंग फ्लूइड। म्यू की वैल्यू कम होती जा रही है, shear थिकनिंग फ्लूइड, म्यू की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, shear थिकनिंग फ्लूइड। तो इस पे देखो स्यूडोप्लास्टिक पे एक तो ये कर्व का क्वेश्चन बनता है कि ये कर्व वाला कर्व मैचिंग में आ जाता है एक क्वेश्चन, या फिर कर्व बनाए होंगे उनमें से पूछ लेगा कि ये कौन सा वाला कर्व किस वाले फ्लूइड के लिए है। और एक क्वेश्चन आता है ये shear थिकनिंग कौन सा है, shear थिकनिंग और shear थिकनिंग कौन सा फ्लूइड कौन सा, इसके दोनों में मैचिंग आ जाता है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई अब यहां से। अब देखो इनके एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है मिल्क ब्लड, या आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डायलेटेंट का सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। दोनों के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। दो चीज, एक तो एग्जाम्पल और एक जो कर्व साथ में हो गया। म्यू अपेरेंट जो है इसमें इंक्रीज होते जा रही है डायलेटेंट फ्लूइड में, तो इसके लिए shear थिकनिंग फ्लूइड बोल दिया। और स्यूडोप्लास्टिक में म्यू जो है, जो स्लोप जो है वो कम होती जा रही है, इसलिए इसको shear थिकनिंग फ्लूइड बोल दिया। तो अपना पहला पार्ट हो गया इसका। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से देख ले। नेक्स्ट करते हैं अभी। हाँ, ये देखिए, ये इसमें एक आता है भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, जिसको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे होती है, टाउ इक्वल्स टू टाउ नोड प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। मैथमेटिकल फॉर्म है तो आप इससे कर्व बना सकते हैं। क्या है, लाइन है, आराम से बना देंगे। टाउ डी यू बाई डी वाई कॉन्स्टेंट है, कितना है, टाउ नोड। यहां से स्टार्ट होगा, लाइन आएगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो स्लोप है वो म्यू है, हो गया। और ये जो है ये हो गया यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। फिर इसमें म्यू जो है वो फिर से कांस्टेंट हो गई एक गिवन फ्लूइड के लिए। तो भिंगम प्लास्टिक के लिए ये जो इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनता है कभी कभी, इसी जो ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल का बनता है, वो आपको एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। वो है सबसे आसान है ये, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जेल। जो आपका टूथपेस्ट यूज करते हैं, ये जेल यूज करते हैं, वो है भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये एग्जांपल आपका इसका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, एसएससी जेई के या किसी भी जेई या एई के स्टेट वाले के, तो आप इसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, रिपीट हुआ। भिंगम प्लास्टिक में यही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड देखिए, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड के लिए जो ये इक्वेशन है टाउ इक्वल्स टू बी प्लस ए इंटू डी यू बाई डी वाई की पावर एन है। इसमें जो कर्व जो है ये कैसे बनेगा, ये पहले ये देख लीजिए कर्व कैसे बनेगा।
इसमें दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, पहला है थिक्सोट्रोपिक, चलिए अब टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड देखिए। इसमें जो शियर स्ट्रेस की जो इक्वेशन है ये लिखी मैंने, देखिए टाउ इक्वल्स टू बी प्लस ए इंटू डी यू बाई डी वाई की पावर एन। अब ये देखो इसके जो फ्लूइड है कौन से हैं, पहला है थिक्सोट्रोपिक। मैं कंपैरिजन करके ही बताऊंगा आपको, फिर से सेम ही उसी तरह रियोपैक्टिक। दोनों ही टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है। अभी देखो इसका मैं जो कर्व बनाता हूं, इसमें n की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, इसमें n की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होती है, और ये जो यहाँ पे जो ये b जो है ये ग्रेटर देन 0 है। b की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसके लिए। अब देखो कर्व जो है ऐसे बनता है, इसमें दोनों के साथ ही बना दो। ये टाउ सेम ही वैसे बनाया था अपने डी यू बाई डी वाई। अब देखो कर्व बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दोनों का मिक्सर हो गया ऐसे और ये ऐसे, ये थिक्सोट्रोपिक हो गया और ये जो है अपना रियोपैक्टिक हो गया, रियोपैक्टिक हो गया। तो कर्व हो गया, ये जो है ये हो गया पी। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है इसके एग्जाम्पल पेंट्स, प्रिंटर्स इंक और पेंट। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनता है। दूसरा है अपना रियोपैक्टिक फ्लूइड, इसका एग्जाम्पल है जिप्सम सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम्पल, क्योंकि यही फिर से ये इस पे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के, वही आपको याद रखने वाले क्वेश्चन बनते हैं, पर आपको याद रखना है। दोनों हो गए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको दोनों को बता दी। तो कर्व कैसे बनता है और इसमें ये बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो उससे पता चल जाएगा ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, और दोनों की एग्जाम्पल है ये अपना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोनों मैं आपको ना टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड को एग्जाम्पल से समझाता हूं, दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि जो मिल्क है वो कौन से वाले का है, मिल्क जो है टाइम इंडिपेंडेंट का एक फ्लूइड है, वो भी सूडो प्लास्टिक का। अब एक बार में लिए इसमें एक बर्तन में लीजिए, मिल्क भरा है और उसको घुमाइए, शियर लगातार बहुत टाइम तक उसको घुमाइए, घुमाते जाइए। उसमें जो उसकी जो विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। विस्कोसिटी चेंज होने का अपन को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको घुमाने पे, वो जो अपन को एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, और टाइम कितना भी गुजर जाए अपन को वो एफर्ट जितना देना पड़ रहा है उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पेंट ले लीजिए। पेंट में आपने पेंट कभी घर पे पेंट हुआ आपने देखा होगा, कभी अगर आपने काम किया है तो पेंट को घोल के किसी बर्तन में, बाल्टी में, बॉक्स में, अब उसको घुमाते जाएंगे, बहुत समय के बाद वो गाढ़ा होता जाता है। तो गाढ़ा होते जाता है मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो को रोक रहा है, वो उसकी विस्कोसिटी है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। उसमें देखो टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो जैसे एग्जांपल हो गया पेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैंने बता दिया ऐसे होता है। जो कि मिल्क जो था वो एग्जांपल था सूडो प्लास्टिक का, टाइम इंडिपेंडेंट का, जिसमें विस्कोसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। अपन लगातार एक ही जो शियर जो है वो चेंज नहीं कर रहे, उसी कांस्टेंट शियर से उसको रख रहे हैं। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ से समझा दिया। ये अपना पार्ट हो यहां तक हो गया टाइप्स ऑफ फ्लूइड, और जो बाकी बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। चलिए, धन्यवाद।
Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.